नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बंगाल में इतनी बौखलाहट, ममता बनर्जी को हराने के लिए इस कदर गिरेंगे आप। पहले तो लगता था कि केवल चुनाव आयोग ही भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स और यहां तक कि एनआईए तक ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। इधर उम्मीदवार चुनाव प्रचार कर रहा है और उधर उसके घर में एजेंसियां घुसी हुई हैं। इधर प्रचार चल रहा है और उधर नेताओं को कहा जा रहा है कि आकर हमारे ऑफिस में रिपोर्ट करो, हमें तुमसे पूछताछ करनी है। ये चुनाव चल रहा है या तमाशा? आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी से राज्य में सियासत गर्मा गई है। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है और 17 अप्रैल को उम्मीदवार के घरों और दफ्तरों पर छापा मारा जा रहा है। तो पूछना बनता है कि आप टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम के सारे नेताओं को जेल में डालकर चुनाव क्यों नहीं करा लेते? और सबसे पहले तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही जेल में डाल दीजिए। सारा तमाशा उन्हीं को हराने के लिए तो कर रहे हैं ना आप। तो डालिए सीएम को जेल में, और कोलकाता की जेल में मत रखिएगा, क्योंकि वहां की जेल में डालकर भी आपको चैन नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा ममता बनर्जी के सांस लेने से आपकी सत्ता हिल रही है, तो उन्हें अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में डालिएगा, जिसको इतिहास में काला पानी के नाम से जाना जाता है। आइए जरा उस तमाशे पर आते हैं जो बीच चुनाव में ईडी और इनकम टैक्स ने किया। और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में अंदाजा नहीं था, बिल्कुल अंदाजा था कि मोदी शाह की एजेंसियां बीजेपी को जिताने के लिए अंत तक जोर लगाएंगी, और वही हुआ। और हुआ क्या, बल्कि हो रहा है। और मोदी शाह ने चाहा तो अभी और होगा। बंगाल में वोटिंग से केवल 5 दिन पहले 17 अप्रैल की सुबह 6 बजे जब तृणमूल कांग्रेस के विधायक देबाशीष कुमार प्रचार के लिए निकल रहे थे, इनकम टैक्स की टीम ने दक्षिण कोलकाता के मनोहरपुर रोड स्थित उनके घर और उनके चुनावी दफ्तर पर एक साथ छापेमारी शुरू की। और कमाल की बात तो है, और इससे ज्यादा धमाल की बात है, कि इस कार्रवाई की कोई वजह स्पष्ट नहीं बताएगी, सब अंदाजे पर हो रहा है। सुनिए कैसे। बताया जा रहा है कि देबाशीष कुमार हाल ही में किसी जमीन खरीद को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच के दायरे में रहे हैं। उन्हें कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उन्होंने एजेंसी के सामने पेश होकर जवाब भी दिए थे। एजेंसियां चाहती तो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी उनसे पूछताछ कर सकती थी, क्योंकि अभी तक उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, वरना वो तो गिरफ्तार कर चुकी होती। लेकिन वो केवल अंदाजे पर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उनका कारोबारी अमित गंगोपाध्याय के साथ कोई वित्तीय लेन देन रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उनके ठिकानों पर भी छापे मारे थे। तो आपके साथ भी मजा खेलना है। मतलब ईडी या इनकम टैक्स ये नहीं कह रहा है कि हां लेन देन रहा है, और ये लेन देन रहा भी है तो यह आपराधिक लेन देन है, गैर कानूनी है, नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतने संवेदनशील और बड़े चुनाव के प्रचार के बीच हमें आपके साथ आइस पाइस खेलना है। आप खेलेंगे कैसे नहीं? आपको पता ही होगा कि जब ईडी या इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, या किसी के भी, तो ना तो अंदर के आदमी को बाहर जाने की इजाजत होती है और ना ही बाहर से किसी को अंदर आने की। जितनी देर भी रेड पड़ेगी, घर का हर व्यक्ति या दफ्तर का हर आदमी एक तरह से बंधक होता है। मतलब अगर पार्टी का नेता अगर छापे के बीच घर या दफ्तर में अंदर है, या जहां छापा पड़ रहा है वहां है, तो वो ना तो प्रचार के लिए बाहर निकल सकता है, न जनता उसके पास आकर मिल सकती है, और ना ही वो अपनी टीम को प्रचार के लिए कोई निर्देश दे सकता है। अब समझिए ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग और भाजपा के गठजोड़ का असली खेल, और समझिए उसकी नीयत। यह पूरी कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब रास बिहारी सीट पर विधानसभा चुनाव होने वाले। इस सीट पर 29 अप्रैल को वोटिंग है, 4 मई को नतीजे आएंगे। इस सीट से भाजपा ने एक बहुत बड़े पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक स्वपन दास गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। स्वपन दास गुप्ता को भाजपा ने पिछले चुनाव में भी उतारा था। वो भाजपा के लिए एक ऐसे गड्ढे हैं जिसे भरने में मोदी शाह ने सारी तिकड़म भिड़ा दी है। लेकिन पहले समझ लीजिए कि स्वपन दास गुप्ता है कौन। वो 2003 तक
आज तक न्यूज चैनल चलाने वाले ग्रुप की मैगजीन इंडिया टुडे के संपादक हुआ करते थे। इसके अलावा द स्टेट्समैन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस और द टेलीग्राफ में भी ऊंचे ओहदों पर रहे हैं। इसके बाद स्वपन दास नरेंद्र मोदी की शिष्यता में माननीय सांसद बनने के सपने देखने लगे। नरेंद्र मोदी की इस सेवा का प्रसाद कहिए या पूर्व जन्म का प्रताप, 25 अप्रैल 2016 को राष्ट्रपति ने उन्हें साहित्य के कोटे से राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया। वैसे स्वपन दास गुप्ता का साहित्य से उतना ही गहरा नाता है जितना मोदी जी का चाइनीज भाषा से है। उनका कार्यकाल अप्रैल 2022 तक था, लेकिन पार्टी ने कहा कब तक फोकट की कुर्सी तोड़ोगे, चुनाव लड़ो, वो भी विधानसभा का। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने मार्च 2021 में यानी पिछले चुनाव के समय इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने उन्हें तारकेश्वर सीट से उतारा, लेकिन वे तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार रामेंदु सिन्हा रॉय से बुरी तरह हार गए। अब समझिए हमने पूर्व जन्म का प्रताप क्यों कहा था, और समझिए राष्ट्रपति के मनोनयन के अधिकार को। अप्रैल महीने में स्वपन दास गुप्ता चुनाव हारते हैं और केवल 1.5 महीने बाद जून 2021 में उन्हें फिर से बचे हुए कार्यकाल के लिए राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया जाता है। अब वही प्रतापी स्वपन दास गुप्ता एक बार फिर से विधायक बनने के लिए मचल रहे हैं, लेकिन तारकेश्वर से लड़ने की हिम्मत नहीं हुई स्वपन दास गुप्ता की। तो बंगाल में नेताओं के भीषण अकाल से गुजर रही बीजेपी ने रास बिहारी सीट से टिकट दे दिया। इसी रास बिहारी यानी कोलकाता दक्षिण सीट के टीएमसी विधायक देबाशीष कुमार के घर और दफ्तरों पर ईडी और इनकम टैक्स ने छापा मारा है। टीएमसी ने उन्हें फिर से इस सीट पर उतारा है। वो कोलकाता नगर निगम के मेयर इन काउंसिल के सदस्य भी हैं। अब देखिए कि उनके ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई ने सियासी माहौल गरमा दिया है। इस छापेमारी के दौरान देबाशीष कुमार के घर के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालात को काबू में रखने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। इसके केवल 4 दिन पहले मोथाबाड़ी मालदा हिंसा के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को तलब किया था, लेकिन भाजपा के नहीं। इसमें उसी मोथाबाड़ी सीट से कांग्रेस के विधानसभा उम्मीदवार सायम चौधरी को पकड़कर पूरे दिन बैठाए रखा। पठानकोट से लेकर पहलगाम और मालेगांव तक के आतंकी हमले की जांच पर कुंभकर्ण की तरह सोई रहने वाली इस एजेंसी की पश्चिम बंगाल में सक्रियता का एक और नमूना सुनना पसंद करेंगे। इसी एनआईए ने नंदीग्राम के तृणमूल कांग्रेस के 43 वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी करके 17 अप्रैल को अपने कोलकाता कार्यालय में तलब कर लिया। आपको बता दें कि यह तारीख पोलिंग से केवल 5 दिन पहले की है। 23 अप्रैल को नंदीग्राम में मतदान होना है। ये ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से खम ठोक रहे बंगाल भाजपा के सबसे बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है। फिलहाल वो नंदीग्राम से विधायक है और उनकी साख दांव पर लगी हुई है। क्या आप सुनना पसंद करेंगे कि जिस मामले में एनआईए ने एक तरह से तृणमूल कांग्रेस की पूरी यूनिट को ही तलब कर लिया है, वो मामला है कब का? तो ये नोटिस 8 दिसंबर 2024 को कंचन नगर हाई स्कूल में कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक के चुनावों के दौरान तृणमूल और बीजेपी समर्थकों के बीच हुई झड़पों से संबंधित है। सोचिए, 2024 के बाद एनआईए को 2026 के चुनाव में याद आया है कि इस मामले में तो हम निठल्लों की तरह बैठे रहे, पूरे 2 साल तक पूछताछ तक पूरी नहीं की है। और अब टीएमसी के विधायक और उम्मीदवार देबाशीष कुमार के घर और दफ्तरों पर ईडी और इनकम टैक्स के बेहद मनोरंजक और मसालेदार छापे। तो वैसे हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव से ऐन पहले हुई इस कार्रवाई ने बंगाल की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। तो क्या ममता बनर्जी इससे डर जाएंगी, या जनता भाजपा की सेवा में समर्पित केंद्रीय एजेंसियों की ऐसी सक्रियताओं को समझती नहीं है? आने वाले दिनों में चुनावी माहौल पर इसका असर भी समझ में आ ही जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।